अध्याय 81 शौक। माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अर्जुन के शब्द बिना किसी सचेत विचार के निकल पड़े और सच्चाई और ईमानदारी से लिपटे हुए थे। यूहे ने सिर झुकाया, कुछ नहीं बोली। मुझे पता है कि यह वह समय है जब मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी ये तुम्हें बताना है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे रूप को पसंद करता हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व को पसंद करता हूँ, तुम्हारी समझ को पसंद करता हूँ। मैं कोई बहाना ढूंढना नहीं चाहता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं वासना से भरा हूँ, एक उत्तेजित आदमी, और जब भी मैं सुंदर लड़कियों को देखता हूँ तो खो जाता हूँ। फिर भी जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सिर्फ दिल में एक झटका महसूस होता है। अगर तुम किसी और आदमी से प्यार करने लगी तो जो दर्द मैं महसूस करूंगा वह असहनीय होगा। मुझे नहीं पता कि और क्या कहूँ। अर्जुन ने कुछ हद तक आत्मोपहास और परेशान अंदाज में समझाया। यूहे बाह मुंह खोले अर्जुन को देखती रही। हालांकि उसे पता था कि 9 महाद्वीपों की इस दुनिया में कई प्रकार के लोग थे, ये पहली बार था जब उसने किसी को साफ साफ खुद को उत्तेजित कहते हुए सुना था। न केवल इतना, इस आदमी ने एक औरत को, जिससे वह प्यार करता था, ये भी स्वीकार किया कि दूसरी सुंदर महिलाओं को देखकर उसका दिल हिल जाता था। क्या वह पागल था या ईमानदार? क्या वह एक मूर्ख था, या वह वास्तव में ईमानदार था, या फिर वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था? हालांकि ये सब अब महत्वपूर्ण नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वह ये था कि उसके दिल में इस आदमी ने पहले ही एक अमिट निशान छोड़ दिया था। यूहे इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से भटकी हुई थी। यूहे के परेशान चेहरे को देखकर थोड़े हिचकिचाहट के बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके झुर्रीदार कपड़ों को सीधा किया। उसकी आंखों में एक कोमल भाव प्रकट हुआ, जिससे यूहे का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें इतनी साफ क्यों हैं? अर्जुन, बड़ी बहन, तुम्हारी भावनाओं के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझे पसंद करते हो और यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि बड़ी बहन एक विधवा है। इस जीवन में मैं कभी भी किसी और पुरुष के साथ नहीं रह सकती। यूहे ने एक मुस्कान बनाने की कोशिश की, जैसा कि उसने धीरे से अर्जुन के चेहरे को सहलाया। विधवा? अर्जुन इस खबर से अत्यधिक सदमे में नहीं था, देखते हुए कि यूहे लगभग 30 के करीब थी। ऐसे शानदार और सुंदर आकृति के साथ वह अभी तक कैसे सिंगल हो सकती थी? हालांकि वह इस खुलासे से थोड़ा हैरान था। 9 महाद्वीपों की दुनिया के रिवाजों के अनुसार, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि विपरीत लिंग के बीच पूर्ण समानता थी, इस अभ्यास उन्मुख दुनिया में अभी भी कुछ महिलाएं थीं जो अपने आप में मातृप्रधान संप्रदाय नेता थीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी स्थिति थोड़ी अजीब थी, और वे थीं विधवाएं। 9 महाद्वीपों की दुनिया में विधवाओं को एक अशुभ अस्तित्व माना जाता था। विधवा जितनी छोटी होती थी वह उतनी ही अधिक अपशगुन मानी जाती थी। चाहे वह कितनी भी मनमोहक हो या कितनी भी आकर्षक हो, अधिकांश पुरुष फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। अगर एक विधवा फिर से शादी करना चाहती थी तो उसे अपने पूर्व पति के परिवार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। यह एक लौह कठोर रिवाज था जो काफी समय पहले तय किया गया था। हालांकि समय के गुजरने के साथ इस नियम में थोड़ा बदलाव आया। ये धीरे धीरे अमीर परिवारों का एकमात्र अधिकार बन गया। इसका मतलब था कि एक बार जब कोई महिला किसी रुतबे और शक्ति वाले परिवार में शादी कर लेती थी, तो अगर दूल्हे की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि अगर महिला और पुरुष वास्तव में शादीशुदा नहीं थे और केवल सगाई का दर्जा था, अगर लड़के की मृत्यु हो गई तो भी महिला को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। तब महिला पुरुष पक्ष के परिवार में एक खिलौने के रूप में प्रवेश करती थी, मौत से भी बदतर भाग्य भोगते हुए। बेशक अगर महिला के परिवार के पास भी समान मात्रा में शक्ति और अधिकार था तो कोई और प्रतिबंध नहीं थे। यूहे के उस आंसू भरे चेहरे को देखकर और वह सेक्सी गर्दन और दरार, अर्जुन ने सोचा, कौन था वह भाग्यशाली फिर भी अभागा आदमी जो उसका पूर्व पति था? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक विधवा हो। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अधिक समय बिताओ। तुम्हारे साथ बातचीत करना, तुम्हारी मुस्कान देखना, तुम्हारी आवाज सुनना, और हर बार जब तुम लाल होती हो मेरा दिल थर्राता है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। अर्जुन ने यूहे के हाथों को पकड़ लिया जो अभी भी उसके चेहरे को सहला रही थी। यूहे ने संघर्ष नहीं किया। अर्जुन के इकबाल को सुनकर यूहे के शालीन चेहरे ने अर्जुन को आंखों में एक जटिल भाव के साथ देखा। कड़वाहट से सिर हिलाते हुए, अर्जुन, तुम अभी भी छोटे हो। कुछ और सालों के बाद तुम बड़ी बहन के लिए इस एहसास को भूल जाओगे। तुम्हें अभी अपने करियर और खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं तो बस एक फूल हूँ जो अपनी खिलाफ खो रहा है, और न केवल यही बल्कि वे लोग मुझे दोबारा शादी करने की कभी इजाजत नहीं देंगे। अर्जुन ने भौहें तानी। हालांकि वह रिवाजों के बारे में जानता था, ये पहली बार था जब वह इसका सामना कर रहा था। इसे यह माना जा सकता था कि वह एक चिपचिपी स्थिति में था, क्योंकि अर्जुन वास्तव में चाहता था कि यूहे उसकी हो। शुरू में अर्जुन ने निर्धारित किया था कि वह यान कुल में प्रवेश करने से पहले उसका कोई रिश्ता नहीं होगा।
हालांकि वेनरिन वुशुआंग और बाइली जिंगवे से मिलने के बाद उसने अपने सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया। पिछली दुनिया के अर्जुन को प्रभाव की शक्ति के बारे में पता था। 9 महाद्वीपों की इस दुनिया के लिए भी यही बात थी। हालांकि अर्जुन अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, वह अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं चाहता था। अगर एक दिन उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई तो वह अपने नियम खुद बनाएगा और अपने रिवाज खुद बनाएगा। मुझे उन लोगों से निपटने के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है? अर्जुन ने यूहे के नाजुक चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से पूछा। उसके चेहरे पर और भी अधिक जटिल भाव के साथ उसने सिर हिलाया, जैसा कि उसने अर्जुन की ओर देखा। अपनी शक्ति की या अपने जीवन की बर्बादी मत करो। बड़ी बहन तुम्हारे विचारों की सराहना करती है, बस यही कि वे नहीं चाहते कि बड़ी बहन दोबारा शादी करे। और यूहे अस्वाभाविक रूप से अटकी, जैसा कि वह वाक्य पूरा करने के लिए संघर्ष करती रही। और क्या वे तुमसे और कुछ चाहते हैं? अर्जुन को अपने गुस्से से गुस्सा बढ़ता महसूस हुआ, जैसा कि उसका स्वर तेज होता गया। नहीं, वे मुझे खुलेआम किसी और आदमी के साथ डेट करने की इजाजत नहीं देते, यूहे ने धीरे से कहा, जबकि दूसरी ओर देखते हुए। क्या? अर्जुन स्तब्ध रह गया। खुलेआम एक आदमी को डेट करने की अनुमति नहीं का मतलब था कि वह गुप्त रूप से किसी को डेट कर सकती थी। अर्जुन इस विशेष परिवार के बारे में अत्यंत जिज्ञासु था। यूहे शर्म से सिर झुकाए रही, जैसा कि उसने चोरी से अर्जुन की प्रतिक्रिया देखा। लेकिन तुम अभी भी इतनी युवा हो, वे तुम्हें एकांत के जीवन के लिए कैसे निंदा कर सकते हैं? यूहे चुप हो गई, जैसा कि उसके गालों में लाली बढ़ गई। इससे पहले कि उसने कहा, तुम्हें कम से कम एक ज़ियानतियन अभ्यासी होना चाहिए, इससे पहले कि दूसरी पार्टी मुझ पर से अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार हो। क्योंकि केवल अगर तुम ज़ियानतियन हो तो उन्हें इसमें कुछ शर्मनाक महसूल नहीं होगा। ज़ियानतियन, कम से कम ज़ियानतियन। अर्जुन ने ये सोचकर नफरत की कि वह भी इतना कमजोर था, एक प्राकृतिक खाई जिसने अनगिनत दूसरों को ज़ियानतियन में प्रवेश करने से रोका था। क्या वह इस बाधा को पार कर पाएगा? कितना समय लगेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। यूहे से शादी करना आसमान चढ़ने जितना मुश्किल होने वाला था। अध्याय 82 स्वर्ण अर्क निष्कर्ष। बड़ी बहन, मुझे कुछ समय दो और मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, जैसा कि उसने एक भरोसेमंद माहौल बनाया। मैंने तुमसे शादी करने की कब सहमति दी थी? यूहे ने एक नखरे भरे आवेग में विरोध किया। उसके विरोध के बाद यूहे ने गंभीरता से जोड़ा, मेहनत से अभ्यास करो, केवल कल्पनाओं में खोए न रहो। बड़ी बहन को अब कोई पुरुष ढूंढने की इच्छा नहीं है और शादी करने का कोई इरादा नहीं है। भविष्य में जब तुम्हारे पास कुछ उपलब्धियां और क्षमताएं होंगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी महिलाएं इंतजार कर रही होंगी। उस समय तुम्हारी नजरों में मैं बस एक कुछ भी नहीं हूं। यूहे की नजर खिड़की के बाहर तैर गई, क्षितिज के दूर छोर को देखते हुए। उसका वह अकेला और असहाय पीछे का दृश्य अर्जुन को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके दिल में एक सुई भोंक दी गई हो। लेकिन वह क्या कर सकता था? अपनी नगण्य शक्ति के साथ उसके पास उसकी रक्षा करने की बात करने का कोई अधिकार नहीं था। शक्ति, सब कुछ शक्ति से संबंधित था। ये ठीक है अगर यूहे उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति है तो वह ऐसा कुछ कर पाएगा जो उसे और अधिक खुश बनाए। अर्जुन जानता था कि अभी जो कुछ भी उसने कहा वह झूठ था। शक्ति के बिना कोई भी कुछ भी वादा कर सकता है। इसके अलावा यूहे जैसी परिपक्व महिला को अभी उससे प्यार हो जाए, यहाँ तक कि अर्जुन भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। शायद उसे लगा कि वह काफी मजबूत नहीं था, काफी परिपक्व नहीं था या भरोसेमंद नहीं था। इतनी कमियों वाले एक आदमी से प्यार करना बहुत मुश्किल था। बिना किसी कारण के कोई नफरत नहीं होती और निश्चित रूप से बिना किसी कारण के प्यार भी नहीं होता। इस युग की अधिकांश महिलाएं शक्तिशाली पुरुषों से प्यार करती थीं, जो उसकी पिछली दुनिया के तर्क का पालन करता था, जहां अधिकांश महिलाएं अमीर पुरुषों से प्यार करती थीं। हालांकि यूहे का आखिरी वाक्य लगभग अर्जुन को यहां और अभी यूहे को खा जाने के लिए मजबूर करता। भविष्य में अगर मैं चोरी से किसी आदमी से प्यार कर बैठी तो मैं तुम्हें चुनूंगी। आखिरकार तुम्हारी त्वचा जैद जैसी चिकनी है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी ईर्ष्या होती है। साथ ही तुम्हारे लुक भी काफी अच्छे हैं और इससे भी अधिक हम एक दूसरे से परिचित भी हैं। बस तुम्हारे चुंबन कौशल अभी भी बहुत। अर्जुन अत्यंत बेबस था। आखिरकार वह उसका पहला चुंबन था। वह किसी ऐसी चीज में कैसे अच्छा हो सकता था जिसका उसने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था। अर्जुन चला गया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरे पक्ष को मनाकर और खुशामद करके वह पाना चाहता था जो उसे मिला, और किसी भी मामले में उसे स्वीकार करना पड़ा कि यूहे का शरीर उसके लिए बहुत आकर्षक था। हालांकि यूहे के प्रति उसकी भावनाएं प्यार के क्षेत्र तक नहीं पहुंची थीं, लेकिन कम से कम उसने महसूस किया कि यूहे के प्रति उसकी पसंद एक बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। प्यार किसी चीज को पसंद करने के आधार पर बनता है। अगर शुरुआत में पसंद ही नहीं थी तो प्यार कैसे हो सकता था? भले ही कोई नफरत को प्यार में बदल दे, उस अवधि के दौरान भी पहले पसंद करने की एक अवधि होनी चाहिए।
जब वह शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर वापस पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। प्रिया की आंखों में जानने वाला भाव देखकर अर्जुन शर्मिंदा होकर हंस पड़ा। हमारा अर्जुन बड़ा हो गया है। इसके बाद प्रिया ने धीरे से एक सांस ली। हालांकि कुछ महिलाएं बेहतर हैं जिन्हें छुआ न जाए। हालांकि वे सुंदर हो सकती हैं, लेकिन उनका भीतरी स्व वास्तव में जहरीले मकड़ियों और बिच्छुओं जैसा हो सकता है। तुम अभी छोटे हो और तुम्हारा दिल आसानी से हिल जाता है, इसलिए सुंदरता को तुम्हारी आंखों को मूर्ख नहीं बनाने देना। प्रिया ने अर्जुन के हाथों को खींचा जैसा कि उसने शांति से समझाया। अर्जुन को स्पष्ट रूप से पता था कि प्रिया का क्या मतलब था। वह चिंतित थी कि वह सुंदरता के प्रति जुनून पाने की प्रक्रिया में खुद को खो देगा, और उसके लिए चिंतित थी। अगर उसकी कमजोरी वासना थी तो उसे किसी भी सुंदर चालाक महिला द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था और अंत में उसके दिल में निशान पड़ेंगे, या इससे भी बदतर, वह एक उन्माद में प्रवेश कर जाएगा, अपने पूर्व स्व की एक छाया बनकर। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा एक बुद्धिमान आदमी है। अर्जुन ने एक आश्वासन देने वाली मुस्कान प्रदर्शित की। अर्जुन, तुम यूहे के बारे में कितना जानते हो? माँ तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर तुम्हारे पास क्षमताएं हैं तो तुम जिसे भी पसंद करते हो, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह एक बुरी औरत है जो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। जब तक तुम मुझसे प्यार करते हो और वह तुम्हारे प्रति ईमानदार है, माँ निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करेगी। मैं बस आशा करती हूँ कि तुम सुंदर महिलाओं के बोझ तले दब न जाओ, तब तक जब तक तुम पूरी तरह से वयस्क नहीं हो जाते। प्रिया ने स्नेहपूर्वक याद दिलाया। प्रिया को देखकर अर्जुन केवल आह भर सकता था। उसने अपनी सारी उम्मीद अपने बेटे के शरीर में लगा दी थी। उसमें बचपन से अर्जुन के पास कोई पिता नहीं था और वह कभी भी उस आदमी को अपना पिता मानने को तैयार नहीं था। चाहे वह कितना भी असहाय क्यों न हो, उसने अप्रत्यक्ष रूप से यूहे को अत्यधिक परेशानी और दबाव झेलने के लिए मजबूर किया था। दोपहर में अर्जुन नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट गया और वैनरेन वुशुआंग के साथ अपनी तलवार चलाने का अभ्यास किया। वैनरेन वुशुआंग के साथ उसके सभी स्पारिंग सत्रों के दौरान उसका तलवार कौशल तेज हो गया था। भले ही उसके तलवार कौशल उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वह आखिरकार एक ज़ियानेटियन अभ्यासी थी। अर्जुन ने तलवार की भेदन मुद्रा के सार को समझा। सार बस भेदन शब्द था। जब तक वह अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता था तो वह शक्ति को कुछ गुना, यहाँ तक कि 10 गुना तक बढ़ा सकता था। अभी की तरह जब उसने अनायास ही अपनी शक्ति को अपनी लकड़ी की तलवार की नोक पर केंद्रित किया, जब यह वैनरेन वुशुआंग की लकड़ी की तलवार के संपर्क में आई तो अनजाने में उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। इस घटना ने अर्जुन और वैनरेन वुशुआंग दोनों को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन स्तब्ध था क्योंकि इससे उसने अपनी शक्ति को वितरित करने के प्रभाव और विधि की खोज की, जबकि वैनरेन वुशुआंग चौंक गई क्योंकि आइडो तकनीक के अलावा अर्जुन के पास अभी भी एक और तकनीक थी, और इससे भी अधिक, ये तकनीक भी तलवार सत्य के क्षेत्र में थी। अभी अर्जुन को उस चाल के पीछे के सार का पूरी तरह से पता चला। अगर वह ज़ियानेटियन स्तर पर था और अपने हथियार को ज़ियानेटियन क्यू से भर देता तो बिना किसी संदेह के वह कवच को उतनी ही आसानी से भेद सकता था जितना एक गर्म चाकू मक्खन के माध्यम से। रात के दौरान अर्जुन बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही वह अपनी खेती शुरू करने वाला था, उसने अचानक उस कठोर काला पत्थर देखा जो उसने पहले बूढ़े आदमी से खरीदा था, और वह शाखा जो पृथ्वी के अंदर लगाई गई थी। उस चिकनी काले रंग की शाखा की सतह पर पानी की बूंदें थीं, लेकिन इसने अभी भी कोई संकेत नहीं दिखाया कि यह किसी भी समय अंकुरित होने वाली थी। कुछ कदम आगे बढ़कर और काले पत्थर के पास पहुंचकर अर्जुन ने उस काले पत्थर को पकड़ा जिसे कहा जाता था कि सामान्य लोहारों द्वारा भी शुद्ध नहीं किया जा सकता था। जब अचानक उसके दिमाग में एक विचार प्रकट हुआ, क्या मेरे पास अभी प्राइमोर्डियल फ्लेम तकनीक नहीं है? अपना निर्णय लेते हुए अर्जुन ने इस पर अपनी लौ तकनीकों का उपयोग करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि यह काले रंग का पत्थर वास्तव में क्या था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक के 48 चक्रों से क्यू को सक्रिय करते हुए और प्राचीन यिन यांग ज्वालाओं की तकनीक का उपयोग करते हुए उसकी हथेली में एक धूसर रंग का प्राइमोर्डियल लॉ स्पार्क प्रकट हुआ जिसने काले रंग के पत्थर को प्राइमोर्डियल स्पार्क के कारण उत्पन्न लपटों से ढक दिया। धीरे धीरे अर्जुन ने पाया कि पत्थर का एक हिस्सा वास्तव में पिघल गया, जिससे वह अत्यंत उत्साहित हुआ। वाकई मेरा अनुमान सही था और प्राचीन यिन यांग ज्वाला हर चीज को पिघला सकती है। उसने शोधन प्रक्रिया को तब तक जारी रखने की अनुमति दी जब तक कि उसके शरीर में सारी क्यू खत्म नहीं हो गई। पैर मुड़कर बैठकर उसने अपनी इष्टतम स्थिति में वापस ठीक होते हुए आराम किया, इससे पहले कि उसने फिर से प्राइमोर्डियल लॉ को सक्रिय किया। जैसे जैसे शोधन प्रक्रिया जारी रही, अंततः पत्थर की काले रंग की परत के एक हिस्से के पिघलने के बाद काले रंग के भीतर एक पीलापन चमका। अब पत्थर का रंग एक सुस्त काला पीला था, जिसने अर्जुन को हैरानी से अपना सिर खुजलाने पर मजबूर किया। यह क्या था? उसने प्रारंभ में सोचा था कि यह लौहसार था, लेकिन पीले रंग की उपस्थिति का मतलब था कि काले रंग का पत्थर लौहसार होना असंभव था। कांस्य सार अर्क। अर्जुन कुछ हद तक उलझन में पड़ गया, जैसा कि उसने शोधन प्रक्रिया जारी रखा।
अर्जुन ने अपने समय का समझदारी से उपयोग किया और पत्थर को शुद्ध करने के अलावा वह अपनी खेती में समय बिताएगा और अपनी अन्य तकनीकों का अभ्यास करेगा। एकाकी तीव्र मुट्ठी के साथ साथ भूतिया कदम। बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में 3 दिनों के बाद अर्जुन ने पाया कि पत्थर का रंग फिर से बदल गया था। यह एक सुस्त काला पीले से एक कुछ हद तक बैंगनी पीले में बदल गया। एक और 3 दिन बीत जाने के बाद बैंगनी पीला रंग सुनहरे पीले में बदलने लगा। अब सुनहरे पीले रंग के प्रकट होने के बाद अर्जुन सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाल सकता था कि यह कांस्य सार अर्क नहीं था। हालांकि यह क्या हो सकता था? क्या ये स्वर्ण सार अर्क था? आखिरकार केवल सोने में ही इस प्रकार का रंग हो सकता था। स्वर्ण सार अर्क सोने का सबसे शुद्ध रूप था। आड़ू के आकार के स्वर्ण सार अर्क को देखते हुए अर्जुन जानता था कि इस मात्रा में स्वर्ण अर्क को शुद्ध करने के लिए किसी को कम से कम 100 टन सोने की आवश्यकता होगी ताकि वह ऐसा कर सके। अर्जुन बिजली से टूट पड़ा। बेशकीमती स्वर्ण सार अर्क को देखते हुए अर्जुन बाहमुंह खोले रह गया। अगर एक लौह सार को शुद्ध करने के लिए 100 टन लोहे की आवश्यकता होती तो लौह सार की कीमत निस्संदेह 100 टन लोहे की कीमत से कई गुना अधिक होगी। यही बात स्वर्ण सार अर्क के लिए थी। केवल एक मोटे अनुमान के साथ उसने आंका कि उसके हाथों में आड़ू के आकार का अर्क कम से कम 20 लाख तोला सोने का था। अध्याय 83 फायर क्लाउड लोहार की दुकान। स्वर्ण सार अर्क का ये छोटा सा गोला वास्तव में 20 लाख तोला सोने का था। अचानक नए अमीर बन जाने की भावना ने अर्जुन को अस्थायी रूप से इसे स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। स्वर्ण सार अर्क शुद्ध करने के लिए सोने की विशाल मात्रा की आवश्यकता के अलावा ये स्वाभाविक रूप से सोने की खान के सबसे गहरे स्तर में भी पाया जा सकता था। हालांकि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मात्रा इतनी मामूली थी कि वह नगण्य थी। स्वर्ण सार अर्क सोने का सबसे शुद्ध रूप था और इसके अतिरिक्त प्रभाव थे जैसे जहर को अवशोषित करना या यहाँ तक कि राक्षसों को भगाना। न केवल यही बल्कि हथियारों के निर्माण में स्वर्ण अर्क का उपयोग करने या केवल हथियार की सतह पर स्वर्ण सार अर्क की एक परत चढ़ाने से हथियार अतुलनीय रूप से तेज हो जाता था और यहाँ तक कि उसके दर्जे को भी कुछ स्तर ऊपर उठा देता था। आखिरकार 5 तत्वों में से धातु सोना सबसे तेज थी। अपने हाथों में स्वर्ण सार अर्क को देखते हुए अर्जुन ने अनुमान लगाया कि इसका वजन लगभग 1 जिन था। जैसा कि उसने बड़बड़ाया, इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? हथियार बनाना तो छोड़ दो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हथियार पर परत चढ़ाने के लिए यह पर्याप्त होगा। वास्तव में अर्जुन ने गलती की थी। वास्तव में स्वर्ण सार अर्क की वह मात्रा उसके लिए कम से कम 3 हथियारों या कवच के टुकड़ों को बनाने के लिए पर्याप्त थी और उसके पास निर्मित उपकरणों के दर्जे को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने के लिए भी पर्याप्त शेष रहेगा। निर्मित उपकरणों में से कोई भी एक बेशकीमती खजाना माना जाएगा। अगर उसने पूरे युद्ध कवच के सेट को बनाने के लिए स्वर्ण सार अर्क का उपयोग किया तो निश्चित रूप से यह 9 महाद्वीपों की दुनिया में एक बवंडर ला देगा। ऐसी फिजूल खर्ची के लिए बहुत कम लोग सक्षम थे। हथियार बनाने या परत चढ़ाने के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, तो मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने अपने हाथों में स्वर्ण सार अर्क की ओर देखते हुए विचार किया। मुझे समझ आया, स्वर्ण सुई, स्वर्ण सार सुई, अर्जुन ने खुशी से पुकारा। अर्जुन मुस्कुराया। आखिरकार उसे पता चला कि उसे किसकी आवश्यकता थी। स्वर्ण एक्यूपंक्चर सुइयां। अपने चेतना के सागर में वह 7 सुनहरी सुइयों के रिकॉर्ड देख सकता था जो बाल के जितनी पतली थीं, फिर भी इस्पात से भी मजबूत थीं। ऐसा लगता था कि अब वह आखिरकार उन्हें बना सकता था। अगर वह स्वर्ण अर्क को और अधिक शुद्ध करता और शुद्ध स्वर्ण सार अर्क से निर्मित सुइयां बनाता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही निर्मित हथियार अधिकांश हथियारों से छोटे और पतले थे, फिर भी इसे एक अत्यंत बेशकीमती खजाना माना जाएगा। अर्जुन का स्वर्ण सार अर्क को पैसे के बदले बदलने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि एक बार सुनहरी सुइयां बन जाएं, तो उनकी उपयोगिता और कीमत पैसे से कहीं अधिक होगी। एक निर्णय लेने के बाद और दिव्य सुनहरी सुइयां बनाने का फैसला करने के बाद अर्जुन अत्यंत प्रसन्न था। बेशक अपने 2 दुनियाओं के अनुभवों से वह जानता था कि बिना शक्ति के धन केवल आपदा का कारण बनता है। यह आंशिक रूप से एक कारण था कि वह स्वर्ण सार अर्क को सीधे धन के लिए नहीं बदलना चाहता था। आखिरकार क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो उसे इलाज में सहायता करे, जो बाइली जिंगवे जैसी शक्तिशाली शक्तियों को उसका एहसानमंद बना सके? अचानक अर्जुन के चेहरे पर एक झुर्री प्रकट हुई। वह अपनी चेतना के सागर में मौजूद दिव्य सुनहरी सुइयों को कैसे बनाएगा? वहां उसकी चेतना में बाल के जितनी पतली दिव्य सुनहरी सुइयों के लिए पर्याप्त मोल्ड या कास्ट नहीं होगा। भूल जाओ और बस इसे नजरअंदाज कर दो। अभी के लिए वह बस शुद्ध करना जारी रखेगा। प्राइमोर्डियल लॉ को अपनी पूरी सीमा तक सक्रिय करते हुए अर्जुन ने अपने दांत पीसे और इसे करने का काम शुरू किया। हालांकि प्राइमोर्डियल लॉ अस्तित्व में मौजूद हर चीज को जला और शुद्ध करने में सक्षम थी, लेकिन अर्जुन की वर्तमान शक्ति के आधार पर ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह पूरी तरह से शुद्ध करने में असमर्थ होगा। हालांकि स्वर्ण सार अर्क का शोधन अभी भी कुछ ऐसा था जो वह मुश्किल से कर पा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन की हथेलियों में स्वर्ण सार अर्क एक तरल अवस्था में बदल गया जिसमें अशुद्धियों के कोई संकेत नहीं थे, जो सुनहरे
पीले रंग से चमक रहा था, जैसा कि इससे भव्य प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। अर्जुन ने धीरे से प्राइमोर्डियल लॉ को बुझा दिया। उसने कल एक लोहार की दुकान खोजने का इरादा किया ताकि वह एक सांचा, मोल्ड, पा सके जो उसकी चेतना के सागर में दिव्य सुनहरी सुइयों के समान था। इस तरह वह तब सुनहरी सुइयां बना पाएगा। अनजाने में उसने बैंगनी जैदमर के क्षेत्र के भीतर पहले ही 10 से अधिक दिन बिता दिए थे, और शोधन प्रक्रिया के दौरान उसे प्राइमोर्डियल लॉ के उपयोग से और अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना माना जा सकता था, स्वर्ण अर्क को शुद्ध करते हुए साथ ही अपनी प्राचीन यिन यांग ज्वाला तकनीक में सुधार करना। इसके बाद अर्जुन ने अपनी भेदन तलवार तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया, जबकि अपनी शक्ति के नियंत्रण पर ध्यान दिया, जैसा कि उसने अपनी तलवार की नोक पर अपना क्यू इकट्ठा किया। इसे चरम सीमा तक अभ्यास करने से वह एक अंडे का उपयोग करके चट्टान को तोड़ने के क्षेत्र तक पहुंच सकता था। उस समय जब अर्जुन ने वैनरेन वुशुआंग के साथ तलवार चलाई, ऐसा लगा मानो उसने कुछ समझ लिया था, लेकिन वह एहसास अत्यंत भ्रामक था, प्रतीत होता था फिर भी वहां नहीं था, और उसे प्राप्त अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझने में असमर्थ बना दिया। बार बार अभ्यास, चिंतन, उस एहसास को खोजने की कोशिश करते हुए जो उसे तब हुआ था जब उसने वैनरेन वुशुआंग की तलवार को 2 टुकड़े किया था। हमले का कोण, शक्ति की सही मात्रा, कलाई का झटका, अर्जुन ने आखिरकार समझा। ये केवल अनगिनत कारकों के संयोजन के माध्यम से ही संभव था, इससे पहले कि वह ऐसा हमला कर सके। अंततः अनगिनत मात्रा में अभ्यास के बाद अर्जुन आखिरकार उस हमले के करीब की भावना का अनुमान लगा सका जो उसने वैनरेन वुशुआंग के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हालांकि यह शुरुआत में अजीब था, लेकिन वह एहसास मजबूत और अधिक मजबूत होता जा रहा था। अर्जुन जानता था कि अकेले अभ्यास करना उसे उतना लाभ नहीं पहुंचाएगा जितना कि सीधे स्पारिंग करना। इसमें लगने वाला समय और अकेले अभ्यास के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि की तुलना कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती जो आपके हमलों पर प्रतिक्रिया कर सके। जल्द ही अर्जुन को स्थानिक क्षेत्र द्वारा बाहर निकाल दिया गया। थका हुआ अर्जुन अपने बिस्तर पर सिर रखते ही सो गया। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद अर्जुन सड़कों पर निकल पड़ा, एक लोहार की दुकान की तलाश के इरादे से। क्या पास में कोई लोहार की दुकान है? अर्जुन ने प्रिया से पूछा, इससे पहले कि वह घर से बाहर निकला, क्योंकि वह रास्ता भटकने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लोहार की दुकान, हथियार बेचने वाली बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध निस्संदेह बाईकुल की फायर क्लाउड लोहार की दुकान होगी। उनके पास 100 से अधिक वर्षों का इतिहास है, प्रिया ने समझाया। जल्द ही अर्जुन ने एक घोड़े की गाड़ी किराए पर ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपनी पिछली दुनिया में टैक्सी को नीचे उतारता था, और ड्राइवर को बताया कि वह क्या ढूंढ रहा था। बहुत जल्दी अर्जुन ने फायर क्लाउड लोहार की दुकान का बड़ा लाल रंग का साइन बोर्ड देखा। साइन बोर्ड के ऊपर एक मजबूत आदमी का कुछ बनावट था जो हथौड़ा पकड़े हुए था, जबकि साइन बोर्ड के नीचे विभिन्न पूर्ण हथियारों की नक्काशी भी थी। परिवहन का पैसा देने के बाद अर्जुन दुकान के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। दुकान का काला फाटक चौड़ा खुला था, जैसा कि ग्राहकों की धाराएं दुकान के अंदर और बाहर आ रही थीं। वाह, कारोबार तेजी से चल रहा प्रतीत होता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया जैसा कि वह फायर क्लाउड लोहार की दुकान में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही केवल एक शब्द उसकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए पर्याप्त था, विशाल। विशाल मुख्य हॉल में बिक्री के लिए तैयार हथियारों की भीड़ थी। हथियारों की पंक्तियां थीं, जैसे कि तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां, युद्ध कुल्हाड़ियां, हुक, त्रिशूल, कोड़े, लाठियां, हथौड़े, पंजे, छड़ें, भाले, डंडे, फेंकने वाले सितारे, धनुष, क्रॉसबो, भाले और ढालें। अर्जुन महसूस कर सकता था कि अंदर का तापमान बाहर के तापमान की तुलना में बहुत अधिक था। किसी भी मामले में ठंडा होने के बजाय गर्म होना बेहतर था, क्योंकि यह अभी भी सर्दी का मौसम था। हथियारों की जांच कर रहे ग्राहकों के समुद्र को देखकर वे सब यहां केवल गर्म रहने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। अर्जुन ने अपने दिल में विचार किया, नमस्ते सर, क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? एक प्यारी आवाज गूंजी जिसने अर्जुन को सिर घुमाने पर मजबूर किया। अध्याय 84 7 इंच की सुनहरी सुई। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अर्जुन ने एक सुंदर और मधुर आवाज सुनी। आश्चर्यचकित होकर उसने अपना सिर उठाया। उसकी नजर में वह युवती खड़ी थी जिसने वह स्वर्गीय आवाज निकाली थी, लेकिन जब उसने उस आवाज की मालिक को पाया तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। वह महिला बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली सुंदर नहीं थी, क्योंकि वह अधिक साधारण और सपाट दिखती थी। हालांकि उसकी पतली और अनुग्रहपूर्ण आकृति ने उसकी सुंदरता में वृद्धि की थी। वह लगभग 20 वर्ष की थी, उसकी त्वचा पीली थी और उसकी एक जोड़ी तंग, लोमड़ी जैसी आंखें थीं। हालांकि उसकी विशेषताएं अपने आप में कुछ भी असाधारण नहीं थीं, लेकिन वे उसके पतले अंडाकार चेहरे पर एक साथ रखे होने पर एक कामुक एहसास देती थीं। उसका बदन भरा हुआ था लेकिन अत्यधिक बड़ा नहीं था। उसके 2 उभार उसके कपड़ों में ऊपर की ओर धकेल रहे थे, जो किसी भी पुरुष को उन्हें पकड़ने का आग्रह देते थे। उसका नितंब उसकी पतली कमर की तुलना में और भी अधिक भरा हुआ दिखता था, और उसके पूर्ण फिर भी पतले पैर भी उसकी स्त्री आकर्षण में जुड़े थे। कुल मिलाकर वह सुंदर से अधिक आकर्षक थी।
नमस्ते, मैं देखना चाहता था कि क्या आपके पास एक सांचा मोल्ड है जो एक ऐसा उपकरण बना सके जो बाल के धागे जितना पतला हो। वास्तव में अर्जुन ने उस महिला की जांच करने में केवल थोड़ी मात्रा में समय बिताया था। ओह हाँ, आप सही दुकान में आए हैं। इस गली में 3 से अधिक लोहार की दुकानें नहीं हैं, लेकिन ये दुकान एकमात्र ऐसी दुकान है जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है। मुझे आशा है कि हमारे पास वही है जो आप ढूंढ रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए, महिला हंसते हुए बोली। अर्जुन ने इस हंसती हुई महिला को देखा और उसके मंत्रमुग्ध करने वाले व्यक्तित्व को महसूस किया। उसकी कामुकता उसके आकस्मिक रवैये में थी। हालांकि उसका रूप केवल मध्यम था, लेकिन उसके हाथ, गर्दन, कंधे और यहाँ तक कि उसकी गर्दन से उसके कॉलरबोन तक की दूरी और उसकी छाती और उसके नितंबों के घुमाव सुंदर और परिष्कृत थे। कोई उसे घंटों तक घूर सकता था और थकता नहीं था, और उसकी यादगार आकृति किसी के दिमाग में अंकित हो जाती थी। अर्जुन मुस्कुराया जैसा कि वह महिला का अनुसरण करते हुए भीतरी कमरे की ओर चला गया, जो सामान्य था क्योंकि वह एक तैयार हथियार नहीं बल्कि एक सांचा ढूंढ रहा था। वे एक धूसर लोहे के दरवाजे को पार करते हुए दुकान के उत्तरी तरफ के कई कमरों में से एक में प्रवेश किए। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 5 मीटर गहरा, 3 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा। यहाँ कुछ छोटे सांचे और कंटेनर हैं जो हमने बनाए हैं। ओह, और वहाँ वे सुई के सांचे हैं जो आप ढूंढ रहे थे। महिला ने काले अज्ञात वस्तुओं की दर्जनों और इशारा किया जो एक अप्रत्यक्ष कोने में बैठे थे, जो एक बांह के रूप में मोटे थे और उनमें कई छोटे छेद थे। क्या ये वस्तुएं उच्च तापमान का सामना कर सकती हैं? अर्जुन ने एक सांचा पकड़े हुए संदेह के साथ पूछा जो उसकी मांगों को पूरा करता था। वह चिंतित था कि सांचा स्वर्णसार अर्क के उच्च तापमान का सामना नहीं कर पाएगा। महिला अर्जुन के सवाल पर हंस पड़ी, जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया। हालांकि उसी समय उसने महसूस किया कि महिला का हंसने का भाव वास्तव में सुंदर था। हालांकि उसका रूप आश्चर्यजनक नहीं था, फिर भी उसमें एक मध्यम सुंदरता थी। हालांकि उसका चेहरा सूक्ष्म नहीं था, इसमें किसी भी अन्य सुंदरता का आकर्षण था। उस परिष्कृत और सेक्सी शरीर के साथ मिलकर वह एक मजबूत बहकाने वाला आकर्षण छोड़ती थी। सांचे मूल रूप से सभी एक जैसे होते हैं जब तक कि उनकी विशिष्टताएं उपयुक्त हों। उच्च तापमान का सामना करने की उनकी क्षमता के बारे में चिंता न करें। अगर आप बारीक लोहे, ठंडे लोहे या डार्क स्टील को पिघलाने का कोई तरीका खोज सकते हैं, तो ये सांचा आपको उपकरण को आकार देने में मदद करेगा। सांचों की सामग्री विशेष होती है और सभी सांचे डिस्पोजेबल होते हैं, इसलिए आपको इस समस्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महिला की आवाज जो हल्की हंसी से भरी थी, अर्जुन के कानों को संगीत जैसी लगी। उसकी आवाज विशेष रूप से मधुर थी और एक आदत बनाने वाला गुण था। उसकी आवाज को और भी अधिक सुंदर बनाने वाली बात वे शब्द थे जिन्होंने अर्जुन के संदेहों को शांत करने में मदद की। ओह, तो यह ऐसा है। मैं बस एक शौकिया इंसान हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। ये कितने का है? अर्जुन ने एक सांचा उठाया जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था और पूछा। हाँ, 12 तोला चांदी, महिला ने हंसते हुए कहा। अर्जुन को नहीं पता था कि यह महंगा था या नहीं, लेकिन चूंकि उसके पास हजारों चांदी के तौले थे, उसने खुशी खुशी भुगतान किया और दुकान से बाहर निकल गया। महिला मुस्कुराते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आई। क्या आप इस फायर क्लाउड लोहार की दुकान का प्रबंधन करती हैं? अर्जुन ने दुकान में कई अन्य लोगों को देखा, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नए किराए पर लिए गए थे क्योंकि महिला की तुलना में उनमें अनुग्रह की कमी थी। हाँ, मेरे परिवार ने इस लोहार की दुकान का संचालन इतनी पीढ़ियों से किया है कि इसे शहर में एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। मैं बस आज अपने पिता की मदद करने के लिए यहाँ हूँ। उसकी मक्खन जैसी आवाज में एक अलौकिक गुण था। आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी लगती है, अर्जुन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा जबकि अपनी नाक रगड़ते हुए और महिला को गंभीरता से देखते हुए। अर्जुन अपने पिछले जीवन से जानता था कि महिलाओं को प्रशंसा पसंद थी और वे पुरुषों से तारीफ सुनना पसंद करती थीं। जब पुरुषों ने इस विस्तार का पता लगाया तो वे ऐसे प्रशंसा करते थे मानो कल न हो। कई महिलाएं इन मीठी बातों के लिए गिर गई थीं, जिन्हें पुरुषों द्वारा खोदा गया था जैसे सुअकंद खोदते हैं। अपने पिछले जीवन में अर्जुन उस स्तर तक नहीं उतरना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वह नकली था। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद यह इतना बुरा भी नहीं लगा। भला हमेशा भला रहेगा और अयोग्य हमेशा अयोग्य रहेगा। जीवों की दुनिया में जीवन इसका अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। हमें वहां पहुंचने के साधनों की इतनी परवाह क्यों थी? अंत में विजेता सब कुछ ले लेता है और जो अंत में हंस सकता है वह सबसे खुश है। महिला अर्जुन के शब्दों को सुनकर थोड़ी चौंक गई। हालांकि उसने जल्दी से अपना भाव बदल लिया और फूल की तरह मुस्कुराने लगी। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, मुझे आपकी तारीफ पसंद आई। अर्जुन मुस्कुराते हुए चला गया। उसने महिला का नाम नहीं पूछा क्योंकि उसे पता था कि उससे फिर मिलने की संभावना बहुत कम थी। वह नहीं चाहता था कि वह उदास महसूस करे और खुद के लिए और अधिक परेशानी बढ़ाए।
जब वह बिना किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर पहुंचा तो अर्जुन सीधे बैंगनी क्षेत्र में प्रवेश किया और सुनहरी सुइयों के सांचे को अपने सामने रख दिया। अर्जुन ने सुइयों के छोटे छिद्रों का निरीक्षण किया। प्रत्येक छेद के बीच की दूरी थोड़ी अलग थी, लेकिन सुई के छेद पारदर्शी नहीं थे। वे केवल सांचे के दूसरी तरफ थोड़ा बाहर निकलते थे। अर्जुन जानता था कि वह सुई की नोक थी। सांचा थोड़ा ठंडा महसूल होता था और इसकी सामग्री अज्ञात थी। अर्जुन ने प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक को सक्रिय किया और अपने क्यू को धीरे धीरे 48वें चक्र तक परिचालित किया, जिसके बाद उसने स्वर्ण अर्क को अपने हाथों में शुद्ध करने के लिए यिन यांग लॉ तकनीक को सक्रिय किया। अर्जुन पहले से ही बड़ी सीमा तक प्राइमोर्डियल लॉ को नियंत्रित कर सकता था। जब उसने आखिरकार अपनी हथेलियों में स्वर्ण सार अर्क को एक छोटी तरल गेंद में पिघला दिया तो वह नहीं रुका। उसने तब तक गर्मी लगाते रहे जब तक कि सोने की तरल गेंद इतने उच्च घनत्व तक नहीं पहुंच गई कि तरल ऊष्मा की एक विशाल मात्रा छोड़ रहा था। अर्जुन ने फिर ध्यानपूर्वक छेदों को एक एक बूंद से भरा। उसने देखा कि गर्म स्वर्ण सार अर्क का तरल धीरे धीरे प्रत्येक सुई के छेद को भरता गया, जो झुके हुए किनारों के कारण आसानी से फिसल गया। अर्जुन जानता था कि लगभग एक बूंद एक सुई के छेद को भर सकती है। हालांकि ये सुइयां पतली थीं, वे घनी थीं और इन पतली सुइयों में से प्रत्येक का वजन लगभग 1 या 2 तौला था। अर्जुन अपनी प्राइमोर्डियल लॉ को सक्रिय रखते हुए और सावधानीपूर्वक प्रत्येक छोटे सुई छेद को तरल स्वर्ण सार अर्क की एक बूंद से भरता रहा। 9। अर्जुन ने जांच की और देखा कि उसने ठीक 9 सुई के छेद भरे थे। थोड़ी देर बाद सुइयां पूरी तरह से ठंडी हो गईं। अर्जुन ने धीरे धीरे सांचे को तोड़ दिया और अर्जुन के सामने 9 चमकती हुई 7 इंच की सुनहरी सुइयां प्रकट हुईं। वे केवल बाल के धागे से थोड़ी मोटी थीं, लेकिन वे ठोस और तेज थीं। चांदी की सुइयों के विपरीत ये सुनहरी सुइयां अधिक घनी और भारी थीं। अर्जुन ने इन सुनहरी सुइयों का परीक्षण किया और उन्होंने आसानी से एक चांदी से लेपित लकड़ी की तलवार को भेद दिया। स्वर्ण सार अर्क से बने हथियार वास्तव में शक्तिशाली होंगे। अध्याय 85 शीकिंग जूंग। अर्जुन हमेशा स्वर्ण सार अर्क से बने हथियार चाहता था क्योंकि स्वर्ण सार अर्क का घनत्व बहुत अधिक होता था। अर्क से बना एक सामान्य 3 इंच की नीली तलवार जैसा हथियार भी लगभग 100 जिन का वजन रखता था। उसकी अपनी शारीरिक शक्ति, हथियार की तीक्ष्णता, उसकी अपनी गति और उसके सत्य क्षेत्र के तलवार कौशल उसकी शक्ति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते थे। हालांकि वह इसके बारे में केवल कल्पना कर सकता था। यह एक तथ्य था कि वह इसे अभी प्राप्त नहीं कर पाया था। सच यह है कि बहुत से लोग स्वर्ण सार अर्क के हथियारों, कवच और इसी तरह की वस्तुओं के लग्जरी के लिए खर्च करने को तैयार नहीं होंगे, खासकर जब अन्य स्थितियों में कई अन्य विकल्प थे। उदाहरण के लिए, ऐसी अन्य सामग्रियां थीं जो स्वर्ण सार अर्क से बहुत कम खर्च पर आती थीं। इस तथ्य के बावजूद कि परिणाम लगभग समान थे। अर्जुन ने अपनी सुनहरी सुइयों को इकट्ठा किया और बैंगनी जैदमर के क्षेत्र से बाहर निकला। क्षेत्र के बाहर ज्यादा समय नहीं बीता था। उसने बैंगनी जैदमर के क्षेत्र की जमीन से बैंगनी धूल को पैट दिया और धीरे धीरे शर्माकुल की चिकित्सा दुकान की ओर बढ़ा। अर्जुन के मन में उस महिला का सादा लेकिन स्त्री सौंदर्य से भरा चेहरा जो उसने फायर क्लाउड लोहार की दुकान पर मिला था, बार बार प्रकट हो रहा था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया मानो उस छवि को अपने दिमाग से साफ करने के लिए। अचानक अर्जुन को खुरों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने जिज्ञासापूर्वक देखा कि कौन घोड़े पर सवार था। जब उसने इसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि वह घोड़ा शीकिंग जून का एम्बर लायन स्टीड था। चूंकि उसने शीकिंग जून को लंबे समय से नहीं देखा था, अर्जुन खुद को उस घोड़े को घूरते रहने से नहीं रोक सका। उसने शीकिंग जून को देखा जो अपने आग के लाल कोर्सेट में थी और घोड़े पर अपना चेहरा नीचे की ओर झुकाए हुई थी, जबकि उसका चेहरा चिंता से लाल था और चक्कर की भावना से भरा हुआ था। वह घोड़े पर इतनी बेचैन थी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर सकती है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अर्जुन ने अपने आप से बड़बड़ाया। अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को सक्रिय करते हुए वह खुद को शीकिंग जून की जांच करने से नहीं रोक पाया। उसका रक्त प्रवाह तेज हो रहा है और उसकी सांस अनियमित है। साथ ही उसके दिमाग में उसके तंत्रिका तंत्र और उसकी चेतना को अवरुद्ध करने वाली किसी तरह की गैस भी है। अर्जुन के दिमाग ने शीकिंग जून की स्थिति का तुरंत विश्लेषण किया। अचानक एम्बर लायन स्टीड अर्जुन के बगल में था। इस क्षण उसने अपने पीछे से खुरों की एक लहर की आवाज सुनी। अर्जुन जानता था कि शीकिंग जून को ड्रग दी गई थी क्योंकि इस क्षण अर्जुन देख सकता था कि शीकिंग जून की आंखें धुंधली हो रही थी जैसा कि वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो रही थी। शीकिंग जून ऐसी दिख रही थी मानो उसने अनायास ही अर्जुन को देख लिया था। उसकी धुंध जैसी आंखें चमक उठीं। अचानक उसने अर्जुन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। ऊपर आओ, मुझे उन लोगों से बचने में मदद करो जो मेरा पीछा कर रहे हैं। अर्जुन मूल रूप से विरोध करना चाहता था, लेकिन जब उसने उसके वाक्य का दूसरा हिस्सा सुना तो वह जल्दी से शीकिंग जून के पीछे घोड़े पर बैठ गया। चूंकि उसने सवार होने में केवल एक पल लिया, एम्बर लायन स्टीड को धीमा होने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि एम्बर लायन स्टीड पर 2 लोग सवार थे, फिर भी इसकी गति वही थी जैसे उसकी पीठ पर केवल एक व्यक्ति था। ये तेजी से एक भारी गति से दौड़ा।
कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सर्वश्रेष्ठों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अर्जुन की नजरों में लंबा और मजबूत एम्बरलायन स्टीड अतीत के शेरों और बाघों की तुलना किया जा सकता था। हालांकि एम्बरलायन स्टीड कठोरता से नहीं चल रहा था, अर्जुन और शी किंग-जून को असहज महसूस हुआ। चूंकि अर्जुन एक अच्छा घुड़सवार नहीं था, वह केवल शी किंग-जून की पतली कमर को मजबूती से पकड़ सकता था। उस क्षण उसकी नरमी और दिल की धड़कन का एहसास अर्जुन को एक सन्नाटे में डाल दिया। जो बाद में हुआ वह अर्जुन को और भी बड़े सन्नाटे में डाल देता। हालांकि अर्जुन शी किंग-जून की कमर पकड़े हुए था, लेकिन उसने अर्जुन को डांटने के बजाय अपना पूरा वजन अर्जुन की बाहों में डाल दिया, जिससे अर्जुन का दिमाग मांस जैसा हो गया। अर्जुन ने उस सुंदर शरीर को अपने सपनों में जिसके बारे में सोचा करता था, उसे अपने हाथों में भींच लिया, उसके आग जैसे शरीर की नाजुकता और नरमी महसूस करते हुए। हालांकि जब उसने उसकी धुंधली आंखें देखीं, तो अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बर्फ की एक बाल्टी फेंक दी गई हो। अर्जुन अब ये सुनिश्चित कर सकता था कि शी किंग-जून को एक उत्तेजक दवा के साथ ड्रग किया गया था, और वह भी विशेष रूप से मजबूत। उसे बस यह नहीं पता था कि शी किंग-जून जैसी सावधान किसी व्यक्ति कैसे इस प्रकार के जाल में फंस सकती थी। अर्जुन ने शी किंग-जून के शरीर को अपने साथ भींच लिया, उसके दिल में बेचैनी महसूस करते हुए। क्या उसे उसका फायदा उठाना चाहिए, उसे चिकित्सा का ध्यान देना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? मैं उसे कैसे बचाऊं? अर्जुन भ्रमित था। अभी वह सही मायने में उसे गले लगा सकता था और उसे चूम सकता था, या यहाँ तक कि उसके साथ संभोग भी कर सकता था, लेकिन वह इसे ठुकराना चाहता था। पीछा करने वाले पकड़ लिए। अर्जुन ने अपने पीछे की आवाजों को तेज होते हुए सुना, जैसा कि उसने पीछे देखा। भाड़ में! अर्जुन बिना शाता बोल पड़ा। उसने जल्दी से घोड़े को तेज करने के लिए कोड़ा मारा, क्योंकि सितुबू फैन और कई अन्य लोग एक विशाल विंड फ्लेम लेपर्ड पर सवार थे और उनके करीब आ रहे थे। ये विंड फ्लेम लेपर्ड का शरीर लाल और सफेद का संयोजन था। इसके शरीर का आगे का हिस्सा लौ लाल था और पीछे का हिस्सा बर्फ सफेद था। ये 5 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा था। हालांकि इसका शरीर पेशीदा था, यह अत्यंत चपल था। हालांकि इसका दर्जा केवल भयंकर जानवर के स्तर पर था, इसकी गति और शक्ति काफी अच्छी थी। इसकी एकमात्र कमी ये थी कि इसकी सहनशक्ति लंबी दूरी की दौड़ के बजाय गति के छोटे विस्फोट के लिए अधिक उपयुक्त थी। अर्जुन ने अपनी बाहों में बेहोश शी किंग-जून को देखा। वह भी कैसी दिख रही थी, यह उसकी सामान्य बर्फ की राजकुमारी के रवैये के विपरीत था, लेकिन इससे वह और भी अधिक आकर्षक बन गई थी। अब शी किंग-जून के हाथ अर्जुन के शरीर के यादृच्छिक हिस्सों को छूने लगे। अर्जुन केवल एक हाथ से उसकी विलो कमर को पकड़ सकता था और दूसरे हाथ से एम्बरलायन स्टीड के सिर को पकड़ते हुए प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक से ऊर्जा को उसके शरीर में स्थानांतरित कर रहा था। अर्जुन जानता था कि उसे बस थोड़ा और समय तक टिकना था। वे विंड फ्लेम लेपर्ड से आगे निकल जाएंगे, जो अपनी पीठ पर कई लोगों को ले जा रहा था, क्योंकि जल्द ही इसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी। अर्जुन खुद को शी किंग-जून की पीठ से लगा लेता। चूंकि शी किंग-जून घोड़े पर झुकी हुई थी, अर्जुन का पूरा शरीर शी किंग-जून की पीठ पर था। उसकी प्रतिक्रिया इतनी मजबूत थी कि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी इच्छा फटने वाली थी। उसकी चट्टान की तरह कठोर चीज शी किंग-जून के गोल और भरे हुए आड़ू जैसे नितंबों के बीच धकेल रही थी, और घोड़े के हिचकों के कारण होने वाली रगड़ से उसे अत्यधिक सुख की लहरें मिल रही थीं। एम्बरलायन स्टीड अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की ऊर्जा की उत्तेजना के साथ ऐसा तेजी से तेज हो गया मानो वह स्टेरॉइड पर था और जल्दी से पीछा करने वालों से बच निकला। अर्जुन उनकी अथक चिल्लाहट और गालियां भी सुन सकता था। अर्जुन को समाज के इस किरदार के प्रति कोई सद्भावना महसूस नहीं हो रहा था। ढीठ, घमंडी, अकड़ू, दिखावटी और यहाँ तक कि अपनी मंगेतर को पाने के लिए इस तरह की विधि का सहारा लेने को तैयार, वह कुछ भी नहीं बल्कि एक जानवर था। एम्बरलायन स्टीड अर्जुन और शी किंग-जून को लेकर कई चौड़ी सड़कों को पार करता हुआ और शहर से बाहर की ओर जा रहा था। अचानक अर्जुन ने ठंडी हवा का एक घूंट खींचा। हे भगवान! शी किंग-जून के हाथों ने अनजाने में अर्जुन के लिंग को पकड़ लिया, जिससे लगभग एक आकस्मिक स्खलन हो गया। तुमने मेरा पहला स्पर्श छीन लिया, मुझे इसे 2 गुना वापस करना होगा। अर्जुन का हाथ जो शी किंग-जून की कमर पर था, उसने सीधे उसके स्तनों को पकड़ लिया। वाह! अर्जुन संतुष्टि में गरजा। तो यही है वह एहसास, भरा हुआ, नर्म, चिकना और लचीला। वह एहसास बहुत आरामदायक था, एक अकथनीय संतोष की भावना जिसने उसे दिल की दौड़ और दिमाग को खाली कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन उसके स्तनों को छू रहा था, शायद उसकी प्रवृत्ति के कारण। शी किंग-जून की आंखें अचानक साफ हो गईं, और उसके गुलाबी चेहरे पर दवा के कारण एक सम्मोहक भाव था। अर्जुन जानता था कि वह इस बर्फ की राजकुमारी का भाव केवल इस परिस्थिति में देख सकता था, लेकिन शी किंग-जून की स्पष्टता के क्षण को देखने से अर्जुन डर के मारे अपना दिमाग खो बैठा। तुमने मेरा इतना फायदा उठाया, लेकिन मैंने तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा फायदा उठाया, अर्जुन ने बड़बड़ाया, और फिर अपना हाथ हटाने के लिए अनिच्छा के साथ कुछ बार निचोड़ा। उसके स्तनों का एहसास उसे रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। शी किंग-जून की सांस अचानक एक मधुर सिसकी में तेज हो गई, फिर उसने खुद को पलट लिया और अर्जुन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं।
उसने अर्जुन के होठों को काटना शुरू कर दिया, अर्जुन के चेहरे पर हर जगह गीले दाग छोड़ते हुए। क्या मुझे इसे खाना चाहिए या नहीं?